नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसके तहत इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 5000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हम कवर कर रहे हैं। जो बच्चे एएलएम एसए जेई की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर की तैयारी कर रहे हैं, एमपी लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब लाइनमैन की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसे स्टेट एग्जाम सेंट्रल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी पूछी जाती हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस सीरीज इस प्लेलिस्ट से बाहर आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम कंप्लीट इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो सिलेबस है उसके इंडिविजुअल टॉपिक को उठाकर और उससे संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन सबको बहुत अच्छे से डिटेल से उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक क्वेश्चन के अंदर मैं 3 से 4 क्वेश्चन आपको और एक्स्ट्रा बता रहा हूं आगे पीछे के, ताकि उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से आगे पीछे से कोई अगर क्वेश्चन उठ के भी आता है तो वो भी अपना इन क्लासों के माध्यम से अच्छे से कवर हो जाए। जो बच्चा क्वेश्चनों के साथ थ्योरी करना चाहता है, इसी क्लास की मतलब जो टॉपिक मैं यहाँ करा रहा हूँ उससे संबंधित जो बच्चा थ्योरी करना चाहता है तो उसको मैं बता दूं, जिस प्रकार से अपना ये यूट्यूब चैनल है ठीक उसी प्रकार से प्ले स्टोर पर अपनी ऐप है जिसका नाम वीर कॉन्सेप्ट है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहां ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर सकते हो। सारे के सारे टॉपिक इसी प्रकार से कवर करवाए जाएंगे, उसकी पहले थ्योरी और फिर उसकी क्वेश्चन यूट्यूब पे आपको करवाए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि एक एक चीज को बहुत अच्छे से डिटेल से यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। और इन क्लासों को जब आप लगाओगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि इससे इतना बेहतरीन कंटेंट और क्लास के अंदर ही याद करवाने वाले कॉन्सेप्ट शायद ही आपको किसी और प्लेटफॉर्म। आप इन पीडीएफ को डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्म में भी निकलवा सकते हो, पढ़ भी सकते हो इनको। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भी एक्स्ट्रा खर्चा ना लगे तो मैं इस कोर्स की वैलिडिटी तब तक रखूंगा जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए या फिर तब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। इन द सेंस भी सिलेक्शन तो फर्स्ट टाइम में ही लेना है, वेट नहीं करना है, ठीक है। मेरी पीडीएफ से मेरे कोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जो बहुत मायने रखती है। तो आप बाकायदा देख सकते हो कि एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहो तो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाउंडेशन बैच के नाम से ये आपको नजर आएगा, आप उसमें इनरोल कर सकते हो और पहले थ्योरी को कवर कर लीजिए, फिर यहाँ से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर लीजिए। निचोड़ दीजिए टॉपिक को, निचोड़ दीजिए पूरे सिलेबस को, इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा और एग्जाम में श्योरिटी के साथ आपका सिलेक्शन होगा। तो ये है आपकी एटम की सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास में हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया था। इस क्लास में बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज की ही क्लास में टॉपिक पूरा हो जाए। लेकिन कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको जल्दबाजी है तो 1.5 या 2 की स्पीड में देख लीजिए। मेरा जो मकसद है वो आपके सामने कंप्लीट और डिटेल से एक एक चीजों को एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और ऐप पे ही आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट नजर आएंगे, 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में, जिसमें आपको सिलेबस ओरिएंटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिखेंगे, कंप्यूटर के 1500 क्वेश्चन, हरियाणा जीके के 1500 क्वेश्चन और 1500 ही क्वेश्चन इंडिया जीके के मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बैच के साथ इसी मॉक टेस्ट के साथ मैं दे रहा हूँ। तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। अब स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, जहां से मैंने छोड़ा था उसी से टू भी कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है कि नाभिक के आकार के लिए उपयुक्त विकल्प कौन सा है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो आपका एटम होता है यानी कि परमाणु होता है उसके व्यास को हम मापते हैं कि जी किसमें, हम कहेंगे कि 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। किसी भी एटम का व्यास कितना होता है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है और इसको हम बोलते हैं जी एंगस्ट्रॉम। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एटम का जो व्यास है वो किसमें मापा जाता है जी, एटम का व्यास मापा जाता है जी एंगस्ट्रॉम में। किसमें मापा जाता है जी, एंगस्ट्रॉम में। और हम कह सकते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम की वैल्यू किसके बराबर होती है, 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होती है। एटम के जो अंदर होता है, बिल्कुल जो बीच वाला भाग होता है, जो संघन भाग है, जिसे हम क्या कहते हैं जी, जिसे हम कहते हैं जी नाभिक। क्या कहते हैं, नाभिक, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो उस नाभिक के व्यास को, उस नाभिक न्यूक्लियस के व्यास को हम किसमें मापते हैं, उसको हम मापते हैं। अगर वैल्यू में बोलूं तो 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है, जिसे आप फर्मी मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं जी, फर्मी मीटर। तो हमसे यही क्वेश्चन, आंसर तो आ गया अपने क्वेश्चन का। क्या बोला है कि नाभिक के आकार के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो नाभिक के आकार को हम मापेंगे फर्मी मीटर में। क्या इसमें मापेंगे जी, फर्मी मीटर में। लेकिन हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि नाभिक का एक्चुअल व्यास कितना होता है, तो आप बताएंगे कि नाभिक का जो आकार होता है, व्यास होता है, वो होता है जी 1.75।
और साथ में माप किस में रहे हैं, 10 की पावर -15, यानी कि हम माप रहे हैं मीटर में बोला जाएगा ये तो, लेकिन ये 10 की पावर -15 क्या है, ये है जी फर्मी मीटर। तो नाभिक का एक्चुअल जो आकार होता है वो कितना होता है, हम कहेंगे नाभिक का एक्चुअल आकार है वो है जी 1.75 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। अब ये बात थी नाभिक की। अच्छा, इस नाभिक के अंदर तीन तत्व, तीन एलिमेंट है परमाणु के, कौन कौन से हैं? सबसे पहला है जी प्रोटॉन। क्या है जी? प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का व्यास, प्रोटॉन का व्यास कितना होता है? प्रोटॉन का व्यास होता है, चाहे मैं बात करूं प्रोटॉन की, और प्रोटॉन के साथ एक और होता है, वो होता है जी न्यूट्रॉन। कौन होता है? न्यूट्रॉन। एक मिनट मार्कर की रख लूं क्या? ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों का व्यास कितना होता है? इन दोनों का व्यास होता है सर 1.7। वहां था 1.75, जबकि यहाँ है 1.7 गुना में 10 की पावर। मापेंगे किसमें? फर्मी मीटर में। किसमें मापेंगे जी? फर्मी मीटर में। तो नाभिक का व्यास, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का व्यास कितना होता है? 10 की पावर -15 मीटर। और मापते किसमें? फर्मी मीटर में। बात करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन बाहर जो चक्कर लगा रहा होता है दीर्घवृत्ताकार पाथ में, इलेप्टिकल है ना, ऑर्बिट में, वो क्या होता है जी? वो होता है सर अपना इलेक्ट्रॉन। क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का व्यास सबसे कम होगा। इलेक्ट्रॉन का व्यास कम होने के साथ साथ द्रव्यमान भी सबसे कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन का व्यास है कितना? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन का सर जो व्यास होता है वो होता है 10 की पावर -18 मीटर। तो व्यास में भी सबसे कम और आपका द्रव्यमान में भी सबसे कम कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और लेकिन यही इलेक्ट्रॉन आपका जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा तो आपका क्या करेगा? एक एनर्जी क्रिएट करेगा जिसे हम चार्ज कहेंगे। उसी चार्ज आवेश को जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने लग जाएंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी का जन्म हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि नाभिक के आकार के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है जी? फर्मी मीटर। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि अर्धचालकों की संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? तो कॉन्सेप्ट कौन सा क्लियर करेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एटम हो, कोई भी क्या हो? एटम हो, उस एटम के सबसे बाहरी कक्ष, कक्ष के बारे में किसने बताया था? कक्ष के बारे में बताया था जी नील्स बोहर। पिछली क्लास में मैंने कुछ साइंटिस्ट के नाम बताए थे, जैसे फादर ऑफ एटम कौन है? जॉन डाल्टन। फिर मैं बात करूं फादर ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के फादर कौन है? रदरफोर्ड साहब। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके फादर साहब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताए थे। इलेक्ट्रॉन के कौन है? ई से इलेक्ट्रॉन, ए से जे थॉमसन, पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड याद करते थे, लेकिन गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड उसके नामकरण करते हैं। फिर आपका था नाच, न से न्यूट्रॉन, चे से चैंडविक, ये आपको साइंटिस्ट मैंने बताए थे। एक साइंटिस्ट और बताया था मैंने कि एटम के जो सेल कक्ष, ऊर्जा स्तर, ऑर्बिट, उनके जो फादर है वो है नील्स बोहर। तो नील्स बोहर क्या कहते हैं कि कोई भी जब एटम होता है तो इसके एक फिक्स इलेप्टिकल शेप में कौन चक्कर लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो एटम के सबसे जो आउटर मोस्ट, क्या बोलेंगे? आउटर, आउटर मतलब बाहर वाला, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी जो कक्ष होता है, सबसे बाहरी जो कक्ष होता है, उस बाहरी कक्ष में, उस बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चाहे भाई 1 2 3 हो, ये सारा कुछ अभी मैं बताऊंगा। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को बस 2 मिनट में आया जी। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या क्या कहते हैं? इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं जी संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं जी? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बस ये बात तुमको बतानी थी। उन इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है जी? उन इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है जी संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। और इंग्लिश में क्या कहा जाता है इनको? इनको कहा जाता है जी बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है जी? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी कि मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या हुआ? मोटा मोटा ये कॉन्सेप्ट हुआ, कोई भी एक एटम होता है, उस एटम के आउटर मोस्ट सेल, बाहरी कक्ष, सबसे बाहरी कक्ष, डिपेंड करता है कि भी किस प्रकार का आपने तत्व लिया है, किस प्रकार का आपने एलिमेंट लिया है। लेकिन जो भी एलिमेंट लिया है उसके सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी कि उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? उन्हें हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब मेरी बात सुनो, हमने देखो पदार्थ को 3 कैटेगरी में तो डिवाइड किया है। सबसे पहला कौन सा था? हमने कहा था कि ठोस, द्रव, गैस। लेकिन मैंने एक बात और भी तो कही थी ना कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पदार्थ को 3 और कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो कौन सी है जी? वो है जी आपकी कंडक्टर। कौन सी होती है जी? कंडक्टर, है ना, कंडक्टर, जिसे आप चालक कहते हो। दूसरी है जी सेमी कंडक्टर, जिसके बारे में ये क्वेश्चन दे रखा है। दूसरी कौन सी है? सेमी कंडक्टर, जिसके बारे में ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है जी? इंसुलेटर। कौन सी है जी? इंसुलेटर, जिसे आप कुचालक कहते हो। कंडक्टर बोलो, चालक बोलो, या कोई धातु बोल दीजिए, ठीक है, जिनके अंदर से करंट पास हो जाए।
करंट चालक कौन से होते हैं? जिनके अंदर से करंट पास हो जाए। सेमीकंडक्टर जो क्या होते हैं? अर्धचालक। ये भाई ढीठ प्रकार के होते हैं, है ना? जिनके अंदर से करंट तो पास हो जाएगा लेकिन इतने अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। लेकिन ढीठ प्रकार के हैं, कभी न कभी इनका भी तोड़ आएगा। जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है ना, तो यही सेमीकंडक्टर कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। समझ गए बात आप? मतलब ढीठ प्रकार के हैं, ऐसे नहीं मानेंगे। दांतों के भूत बातों से नहीं मानते, आपको पता ही होगा। एक है जी इंसुलेटर, जिसे हम क्या कहते हैं? कुचालक। क्या कहते हैं? कुचालक। तो ये 3 प्रकार के पदार्थ हमने बना रखे हैं, किसके अकॉर्डिंग? हमारी इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग कि भाई धारा किसमें से पास होगी? कंडक्टर में से। किसमें से पास हो जाएगी लेकिन अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे? सेमीकंडक्टर। किसमें से पास ही नहीं होगी? तो वो है इंसुलेटर। पता है ये कैसे बने हैं? ये अब आएगा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में क्वेश्चन है। ये बने हैं जी बैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग। बैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर कोई कंडक्टर नामक पदार्थ होगा तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे बाहरी कक्ष में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो होंगे जी 1, 2 या 3। कितने होंगे जी? 1, 2, 3। किसी भी कोई भी एक तत्व है उसके सबसे बाहरी कक्ष में अगर इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है या 3 है, 1, 2 या 3 इनमें से कोई हुआ तो वो क्या कहलाएगा? कंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कितने होते हैं? सेमीकंडक्टर में होते हैं सर 4। क्या होते हैं? 4 होते हैं। तो सेमीकंडक्टर कोई भी तत्व हो, कोई भी एलिमेंट हो, उसके सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो सेमीकंडक्टर है। अगर इंसुलेटर है तो उसमें कितने होंगे? 8 होंगे। तो ये डिपेंड कर किससे कोई भी पहचान कैसे होगी? ऐसे थोड़ी ना पता लगेगा। कहेंगे अगर 1, 2, 3 है, क्या है 1, 2, 3? संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो किसी एटम के, तो वो क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्टर वाले में 1, 2, 3, 1 या 2 या 3, सेमीकंडक्टर में 4 और इंसुलेटर में कितने होंगे? 8 होंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज और ध्यान रखना। ये जो 1, 2, 3 या 4 या 8, ये चीज पता है क्या है? इनको बोलते हैं उस एटम, उस तत्व की पता है क्या बोलते हैं? उस तत्व की संयोजकता बोलता है। एक शब्द निकल के आएगा यहां से, उस तत्व की क्या बोला जाता है जी? संयोजकता। है ना? संयोजकता। संयोजकता। तो बताइए, आपसे मैं एक बात पूछूं, आप बताइए मेरे को, आप मेरे को बताइए, कंडक्टर की, चालक की संयोजकता कितनी है? 1, 2 या 3? सेमीकंडक्टर की संयोजकता कितनी है? 4। इंसुलेटर की संयोजकता कितनी है? 8। संयोजकता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो अर्धचालक के संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जी कितने? कितने होते हैं जी? 4। अब एक बार क्लास में रोक रहा हूँ, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, मैं क्लास को 2 भी कंटिन्यू करूंगा, लेकिन कोई रिश्तेदार आया है नीचे। ठीक है? ठीक है भाई, आगे बढ़ जाए। ये संयोजी इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए क्या है, फिर सेमी क्वेश्चन है। आईटीआई इलेक्ट्रिशियन 2016 में क्या पूछा गया है कि आपके आंतरिक अर्धचालकों की संयोजी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? पता लग गया ना संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको संयोजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। एक बार फिर से आपको मोटा मोटा बता रहा हूं कि कंडक्टर में शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, कंडक्टर की जो संयोजकता होती है, कंडक्टर की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है? 1, 2 और ये 3। ठीक है, इन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बोलते हैं। बताइए सेमीकंडक्टर की किसकी कहेंगे? सेमीकंडक्टर की जो संयोजकता होती है, सेमीकंडक्टर की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है जी? 4। कितनी होती है? 4। जबकि मैं बात करूं इंसुलेटर की, किसकी बात करूं जी? इंसुलेटर की, वो जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है जी? 8। कितनी होती है? 8। तो सेमीकंडक्टर का जिक्र कर रहा है तो सेमीकंडक्टर की संयोजकता कितनी हो जाएगी जी? 4 हो जाएगी। अच्छा, एक काम और कीजिए, ये बात आ गई, जैसे एक क्वेश्चन अगला ही नजर आएगा आपको, इसी में कवर करेंगे। एल्यूमिनियम परमाणु के कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो मैं यहाँ कुछ एक कंडक्टर के नाम लिख रहा हूं जिनके परमाणु क्रमांक, अब आप कहोगे सर ये परमाणु क्रमांक क्या है? सब कुछ आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस एक बार मेरे कहने से जो मैं कह रहा हूं ना उस पर कवर कर लीजिए। आगे ऐसा क्वेश्चन आपको नजर आएगा जिसमें आपको मैं परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, समस्थानिक और आपके समभारित दोनों चीजों को भी अच्छे से बताऊंगा। लेकिन कुछ एक कंडक्टर लिख रहा हूं, उनके आप ना परमाणु क्रमांक याद रखिए। जैसे यहाँ एल्यूमिनियम का जिक्र कर रखा है तो एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है जी 13। कितना है? 13। उसके बाद मैं बात करूं कॉपर, कॉपर उसी कंडक्टर को लेते हैं जो अपने इलेक्ट्रिशियन में वायर के तौर पर यूज होंगे। आपको पता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेलफोर्स्ड के हम वायर को यूज करते हैं आपके टावर वाली लाइन पे। सारा कुछ समझाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं कुछ एक ऐसे
तत्व ही ले रहा हूं जो अपने बार बार रिपीट होंगे। ऐसे तो 118 तत्व है, किन किन को हम याद करेंगे, किन के परमाणु क्रमांक, किन का भार वगैरह याद करेंगे, इतना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन वो तो कम से कम याद करें जो पेपर में पूछे जाते हैं, या फिर वो याद करें जिनको बार बार आप अपने सिलेबस में देखोगे। तो सबसे पहले कौन सा ले लिया मैंने, एल्यूमिनियम। दूसरा बात करूं मैं कॉपर, कॉपर का परमाणु क्रमांक कितना है, 29। उसके बाद करूं जी चांदी, चांदी का एजी का परमाणु क्रमांक कितना है, वो है जी आपका 47, कितना है 47। और 17 से बोल रहा था तो वो किसका हो जाता है जी, आपका गोल्ड का AU, यानी कि कितना हो जाएगा 79, कितना हो जाएगा 79। ये वही एलिमेंट मैंने 4 लिए हैं जो आपके बार बार आप अपने सिलेबस में रिपीट होता हुआ देखेंगे। तो यहां बात की जा रही है आपके कंडक्टर में एल्यूमिनियम की। इसके पूछा जा रहा है कि कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो उसके लिए ना हमें एक बस अपने जो साइंटिस्ट है ना नील्स बोहर, उसने बताया था कि प्रत्येक एटम के नाभिक के बाहर ना एक इलेप्टिकल शेप होती है, दीर्घ वृत्ताकार पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। तो उसके लिए इन्होंने कक्ष के नाम रख दिए थे, के एल एम और एन, ये नाम रख दिए थे, के एल एम और एन, ये कक्ष के नाम रखे, कक्ष, सेल, ऑर्बिट, ऊर्जा स्तर, कुछ भी नाम बोलिए। तो इन्होंने बताया था जो के सेल है ना, उसमें आउटर मोस्ट जो सबसे पहला सेल होता है जो नाभिक के बिल्कुल पास होता है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जी 2। दूसरे में कितने रहेंगे 8, तीसरे में कितने रहेंगे 18, 2 8 18 और फिर कितने हो जाएंगे 32। इसके लिए उन्होंने एक फॉर्मूला भी बनाया था। आप कहोगे सर वो फॉर्मूला क्यों नहीं लिख रहे, सब कुछ आएंगे आगे क्वेश्चन के माध्यम से। अब यहाँ क्या जरूरत पड़ गई, यहाँ जरूरत ये पड़ी है क्योंकि हमें आपके एल्यूमिनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने, इस एल्यूमिनियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालने, तो एक बार काम चला रहा हूँ। हालांकि ऑर्बिट से रिलेटेड क्वेश्चन अपना आएगा आगे, मैं दिखा देता हूँ आपको, उसमें ना बहुत डिटेल से मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से, ये देखो ये रहा वो क्वेश्चन, ठीक एक परमाणु के एक प्रत्येक कक्षा में अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन को किस फॉर्मूले से इंडिकेट करते हैं, 2 इंटू एन की पावर 2, ये पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। सब आएंगे क्वेश्चन, लेकिन वहां मैंने काम चला लिया कि वही अपने जो नील्स बोर साहब थे उन्होंने कक्ष के नाम रखे के एल एम एन। के में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2 होते हैं, एल में होते हैं 8, एम में होते हैं 18, फिर एन में होते हैं 32। आगे भी चलता रहेगा, 2 8 18 32, फिर 32 से ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, फिर पांचवा कक्षा आएगा, 5 की पावर 2 25, 25 दूनी 50, ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए चलते जाएंगे आगे। ठीक है, हमें 13 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, एल्यूमिनियम के 13 को बांटना है। तो सबसे पहले 2 आ गए, दूसरे में कितने आएंगे 8, 8 और 2 10, और लास्ट वाले में कितने हो जाएंगे 10 और 3 13, कितने हो गए 13। तो बताइए क्या ये एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास निकला कि नहीं निकला, किसका निकला जी, ये निकला जी आपके एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का जो परमाणु क्रमांक नंबर था वो 13 था, 13 को हमने डिवाइड किया 2 8 और 3। अब जो लास्ट वाला जो ऑर्बिट होता है, जिस ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो संयोजकता को रिप्रेजेंट करते हैं। 3 है, इसका मतलब एक तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो एलिमेंट है वो आपका क्या है भाई जी, कंडक्टर है। 3 है, क्योंकि कंडक्टर में क्या होते हैं, कंडक्टर में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 1 2 या 3 होते हैं, सेमीकंडक्टर में 4, जबकि इंसुलेटर में कितने होते हैं 8 होते हैं, कुछ अलग में 8 होते हैं। तो 3 से पता लगा कि भाई ये तो कंडक्टर है। क्वेश्चन पूछा भी है कि एल्यूमिनियम के परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बताइए, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3। आया हुआ क्वेश्चन है, बाकायदा आप देख सकते हो। क्लियर होगी ये बात। तो अच्छा एक चीज और ध्यान रखिए, जो ये आप ऑर्बिट बना रहे हो ना, जो आप ऑर्बिट, जो ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब समझते हो ना, जो आप जिसको कक्ष, कक्ष या फिर ऊर्जा स्तर या फिर कक्ष को ही क्या कहते हैं, सेल बोलते हो, इसमें किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट, एक मिनट रुक जाइए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में देखा है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अधिकतम कितने होंगे, वो अधिकतम होंगे जी 8, 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आगे आपको क्वेश्चन के तौर पर नजर आएगा। ये 4 याद रखना। सबसे पहले एल्यूमिनियम का कितना होता है 13, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो तो है जी चांदी, Ag 47, लेकिन चांदी आपकी कितनी कॉस्टली है उसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो फिर दूसरे नंबर पे होता है कॉपर, तांबा, लेकिन तांबा भी कॉस्टली होता है, चोरी वगैरह हो जाएगी। तो हम किसका यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का। ज्यादातर कौन सी वायर हम यूज करते हैं, लंबी दूरी के प्रसारण वितरण के लिए हम एल्यूमिनियम का यूज करते हैं।
तो सबसे पहले चांदी, चांदी के बाद कॉपर, कॉपर के बाद आपका कौन सा आ जाता है जी, एल्यूमिनियम। फिर आप कहोगे गोल्ड, गोल्ड की जो अलग फीचर है वो खास है, जैसे बहुत ही कम ग्राम, बहुत ही कम मतलब बहुत ही कम तोला बोल दो, है ना, उससे आप बहुत लंबी तार बना सकते हैं, जिसे उसके बोल सकते हैं डक्टाइल, है ना। एक आपने सुना होगा कि तन्यता बहुत अच्छी है गोल्ड की, वो फीचर्स है। लेकिन इसके अंदर ऐसा फीचर नहीं है कि जो वो कंडक्टर को बहुत इजीली से पास करवा पाए। सबसे बेस्ट कौन सा होता है, चांदी। चांदी के मैं बात करूं, अच्छा कि गोल्ड का भी अच्छा होता है ऐसी बात नहीं है, चांदी के बाद कॉपर, कॉपर के बाद आप गोल्ड बोल सकते हो, फिर एल्यूमिनियम, लेकिन एल्यूमिनियम इन चारों में सबसे सस्ता है। तो इन चारों के परमाणु क्रमांक याद रखिए, एल्यूमिनियम का कितना रहेगा 13, कॉपर का रहेगा 29, एजी यानी कि चांदी का रहेगा 47 और आपके एयू यानी गोल्ड का कितना रहेगा 79। कंडक्टर और इंसुलेटर की भी मैं आपके लिख दूंगा, लेकिन फिलहाल इन चारों को तो तुम याद कर। क्लियर है भाई, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी परमाणु क्रमांक है। अब हमें डिटेल से जानना होगा किसके बारे में, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान यानी कि भार, इनको अच्छे से हम पोस्टमार्टम करते हैं इनका। ठीक है भाई, तो बात करते हैं कि ये परमाणु क्रमांक है क्या। तो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के रिगार्डिंग फिर मैं इन चीजों को बहुत अच्छे से डिटेल से बताऊंगा, कभी नहीं भूलोगे जीवन भर। एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये दे दिया, आप चाहते तो कोई और भी कोई सिंबल हो सकते थे, लेकिन कुछ ऐसे हम अपने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये जो होता है ना एक्स, ये तो होता है वो जो मतलब एलिमेंट जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नीचे वाला ये जेड होता है ना, इसको हम बोलेंगे जी क्या, इसको बोलेंगे हम एटॉमिक, वो ध्यान से देखेंगे और एक बार बस सुन लीजिए, उसके बाद कभी दिक्कत नहीं आएगी। इसको बोलते हैं जी एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं जी, एटॉमिक नंबर। थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा पैसेंस। एटॉमिक नंबर। और जो ये ऊपर है ना, ये जो ऊपर है जिसको ए से बोला है, ये होता है जी आपका एटॉमिक मास। मास बोल दीजिए, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं वेट। क्या बोल सकते हैं, वेट। ये आपका ए हो गया। तो दो शब्द है, ये एक्स क्या है सर, ये है जी आपका कोई एलिमेंट, जैसे मैंने कॉपर बोल दिया तो ये यहाँ क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, कॉपर आ जाएगा। फिर यहाँ जो लिखा जाएगा जेड, ये क्या है जी, ये है जी उसका एटॉमिक नंबर। और यहाँ जो ऊपर ए लिखा जाएगा, ये होगा जी उसका एटॉमिक मास। सारा कुछ बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कॉपर का हम एक एग्जाम्पल भी सोल्व करेंगे। दो दो मोटी मोटी बात मैंने बताई कि ये जो नीचे वाला है ना, ये होता है जी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है, इसको बोलेंगे जी परमाणु। क्या बोला जाएगा, परमाणु। परमाणु नंबर मतलब नंबर है तो क्रमांक, क्रम से होते हैं ना नंबर, तो क्रमांक। अच्छा ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला था जी एटॉमिक मास, तो इसको बोला जाएगा जी परमाणु मास है ना, तो उसको बोलेंगे जी भार, या फिर क्या बोला जाएगा, द्रव्यमान। थोड़ा सा स्पेस तो कम है लेकिन एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये साफ साफ आपको पीडीएफ में पढ़ोगे तो साफ साफ नजर भी आएगा। एक काम कर, मेरे को ना तब तक, जब तक अच्छे से कोई चीज़ लिख ना दूँ ना, तब तक मज़ा नहीं आता। मेरे को लगता है यार बच्चे पता नहीं कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और अच्छे से मैं लिखता हूँ। ये हो गया आपका जेड और ये हो गया जी ए। ये बात चर्चा हो रही है किसके बारे में, ए ऊपर वाले की, और ये चर्चा हो रही है जी इसकी। अब ठीक है, वेट। ठीक है, ये बात इतनी समझनी है पहले तो। सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं जी एटॉमिक नंबर। अब तक आपको ये तो पता नहीं लगा होगा कि सर ये एटॉमिक नंबर होता क्या है, लेकिन मैंने ये बताया कि भाई कोई भी जब जेड एक्स है, उसमें ये जो नीचे वाला होता है जिसको आप जेड बोल रहे हो, ये तो होता है जी आपका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक। और इसके ऊपर जो होता है ये होता है जी भार। उल्टा है, मतलब भार हालांकि नीचे की तरफ है, भार तो नीचे की तरफ होना चाहिए, लेकिन भार को आप ऊपर रखना। ये ऊपर है वो आपका है एटॉमिक मास या वेट, यानी कि भार या द्रव्यमान। और ये नीचे होता है उसे बोलते हैं परमाणु क्रमांक। अब सुनना बहुत ध्यान से, बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, दम ही नहीं है इसमें कुछ। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, मैं यहां लिखता हूं परमाणु क्रमांक में, है ना, परमाणु क्रमांक में, परमाणु, परमाणु तो शब्द कॉमन ही है, क्रमांक लिखते हैं पहले, क्रमांक, क्रमांक। क्रमांक में आपको एक चीज पता है क्या ध्यान रखनी है, क्रमांक में आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि यहां या तो आप संख्या ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, या फिर आप ध्यान रखेंगे क्योंकि कोई भी एटम होता है ना वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है।
उदासीन होने का मतलब कि वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। या तो आप इलेक्ट्रॉन को गिन लीजिए या प्रोटॉन को गिन लीजिए। इलेक्ट्रॉन गिनोगे संख्या में 5 आए तो प्रोटॉन भी संख्या में 5 आएंगे। आप प्रोटॉन गिन रहे हो कि कोई कोई एक एटम है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो 10 है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 10 होंगे, क्योंकि कोई भी एटम होता है वो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। तो क्रमांक, क्रमांक मतलब संख्या निकालते टाइम आपको ध्यान रखना है कि या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लीजिए, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लीजिए या फिर आप प्रोटॉन की संख्या गिन लीजिए। और हमारे बुक इस लैंग्वेज में बोला गया है कि परमाणु क्रमांक पता है क्या होता है, हम कहेंगे परमाणु क्रमांक में बोला जाता है प्रोटॉन्स की संख्या। प्रोटॉन्स की संख्या आपकी क्या कहलाती है, प्रोटॉन्स की संख्या आपकी परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रोटॉन्स की संख्या आपकी क्या कहलाती है जी, परमाणु क्रमांक कहलाती है। क्लियर होगी ये बात, बहुत बढ़िया। यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या याद कर लीजिए, देख लीजिए, या प्रोटॉन्स की संख्या देख लीजिए। एक ही देखना है तो हमने हमारी बुक किस लैंग्वेज में क्या लिख रखा है कि प्रोटॉन की संख्या आपकी परमाणु क्रमांक कहलाती है। अब बात करते हैं जी भार की। किसकी बात करते हैं, भार। आप एक बात बताइए, भार बोल लीजिए या बोल लीजिए द्रव्यमान। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं और तुम 1 सेकंड में उत्तर बता दोगे। आप बताइए हल्का कौन है, सबसे सबसे हल्का है सर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है, भार है, वो 9.1 गुना में 10 की पावर -31 केजी है, जो इतना कम है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में 1837 या 1840 गुना कम है। तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को गिनना ही नहीं है, तो किसको गिनेंगे, बचे हुए दो एलिमेंट। दो कौन कौन से हैं आपके, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसके अंदर होते हैं, नाभिक। तो एटम का भार किसके अंदर होता है, एटम का सारा भार नाभिक के अंदर होता है, क्योंकि नाभिक के अंदर दो हैवी, इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 या 1840 गुना हैवी कौन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जो नाभिक के अंदर होते हैं। तो भार और द्रव्यमान निकालते टाइम आप ध्यान रखेंगे कि आपको निकालना है जी नाभिक का भार। नाभिक का भार, ये बस याद कराने के तरीका बता रहा हूं मैं। नाभिक का भार निकाल लीजिए, नाभिक का भार निकाल लीजिए। नाभिक के भार निकालने का मतलब क्या है, नाभिक जिस प्रकार से हमने कहा, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या गिन लीजिए या फिर आप प्रोटॉन की संख्या गिन लीजिए। हमने फिर बुकिस तौर पर देखा क्या प्रोटॉन्स की संख्या क्रमांक हो जाती है, तो ठीक उसी प्रकार से जो आपका भार या द्रव्यमान जो होता है वो होता है जी नाभिक का भार। तो नाभिक के भार के अंदर क्या होता है, नाभिक के भार के अंदर होता है जी प्रोटॉन्स। कौन बच गए आपके नाभिक के अंदर, कौन होते हैं, प्रोटॉन्स। एक तो होता है जी प्रोटॉन्स की संख्या, है ना, प्रोटॉन्स की संख्या। और साथ में क्या होती है जी, साथ में होती है जी आपके न्यूट्रॉन्स की संख्या। यानी कि आपको जब द्रव्यमान निकालना हो, भार निकालना हो, तो नाभिक का भार निकालना हो। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की संख्या ही आपकी क्या बना देगी, ये दोनों मिलकर आपके बना देगी जी परमाणु भार या फिर द्रव्यमान। तो ये हमेशा के लिए अब आपके माइंड में सेट हो जाएगा। किसी भी एलिमेंट को x, नीचे वाला z और ऊपर a, ये z क्या है, ये है जी परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक यानी कि संख्या, संख्या किसकी होगी, या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। अच्छा ये कैसे ध्यान रखें, सिर्फ परमाणु क्रमांक नीचे होता है और द्रव्यमान ऊपर होता है, तो याद रखेंगे उल्टा चलना है। भार नीचे की तरफ होता है जबकि भार ऊपर लिख रखा है, और क्रमांक नीचे है। क्रमांक मतलब संख्या, किसकी संख्या, या तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। तो हमने दोनों को क्या देखना है यार, हम याद रखेंगे प्रोटॉन्स की संख्या ही आपका परमाणु क्रमांक है। अब बात करते हैं भार और द्रव्यमान। भार किसका नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन को साइड में रखो, तो बच गया कौन, बच गए जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो भार किसके अंदर होता है, नाभिक। नाभिक का भार देखिए, तो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या, आपका क्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाती है। हमसे पूछा है परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। आप इलेक्ट्रॉन की संख्या से भी आंसर निकाल सकते थे, ये भी आंसर हो सकता था, प्रोटॉन की संख्या से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमें तो बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। तो परमाणु क्रमांक में हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन या, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या आपका क्या कहलाती है, परमाणु क्रमांक कहलाती है। और परमाणु भार या द्रव्यमान को क्या कहेंगे, प्रोटॉन्स की संख्या प्लस में न्यूट्रॉन की संख्या आपकी क्या कहलाती है जी, परमाणु द्रव्यमान या भार कहलाती है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। तो सबसे पहली कंफ्यूजन जो आपको दूर रखनी है कि परमाणु क्रमांक नीचे रहेगा, परमाणु भार उल्टा चलना है, भार आपका ऊपर रहेगा। क्रमांक क्रम, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या, कहेंगे प्रोटॉन की संख्या। भार, भार किस में होता है, नाभिक, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भार को हम परमाणु भार या द्रव्यमान बोलते हैं। क्लियर है, आइए इससे संबंधित 3-4 क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं। बोल रहे हैं कि किसी परमाणु का द्रव्यमान माना गया है, देख लीजिए कितनी बार ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है,
द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार, किसको माना गया है? तो द्रव्यमान होता है जी नाभिक के अंदर। एक बार फिर से उसी फॉर्मूले को एक बार फिर से लिख रहा हूँ, थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं उस बात को। आपको बोला मैंने ये कोई एलिमेंट हो गया, यहाँ जो आपका Z है और यहाँ आपका A है, ये A बताता है जी किसको? A बताता है सर एटॉमिक, एक बार बस एक बार मेरे कहने से एक बार और इसे देख लीजिए, हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा। एटॉमिक बोलिए, एटॉमिक रहता है जी मास, है ना? या फिर इसी को बोलेंगे जी वेट, क्या बोला जाएगा? वेट। उल्टा चलता है ये, मतलब ये है परमाणु भार, क्या बोला जाएगा इसको? परमाणु भार। भार तो नीचे होना चाहिए था, जबकि ये उल्टा चला, ये ऊपर की तरफ है। परमाणु भार या फिर द्रव्यमान, भार या क्या बोलेंगे? द्रव्यमान। बोलिए क्लियर है क्या ये बात? ठीक है सर, ये बात क्लियर हो। नीचे की तरफ क्या होगा? नीचे की तरफ जो आपका जेड है वो है जी आपका एटॉमिक, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, क्या बोलेंगे इसको? परमाणु क्रमांक। क्रमांक क्रम को बताता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वाली बात को छोड़ के याद रखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो परमाणु क्या बोलेंगे? क्रमांक, परमाणु संख्या, क्रमांक या संख्या, क्या बोला जाएगा? परमाणु क्रमांक या फिर इसी को बोल सकते हैं परमाणु संख्या। जबकि मास किसको बताता है? भार, भार में इलेक्ट्रॉन का योगदान नहीं है, तो नाभिक, नाभिक के अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी परमाणु का द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब भार, भार मतलब इलेक्ट्रॉन का तो होता नहीं, नाभिक, नाभिक के अंदर कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम कहेंगे सिर्फ न्यूट्रॉनों का भार, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार, इलेक्ट्रॉन का भार, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का भार। हमें भार की जब बात आए तो इलेक्ट्रॉन नजर नहीं आना चाहिए, तो क्या रहेगा? न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का भार। एक बार मेरे कहने से इस वाली बात को, मेरे कहने से मतलब एक या दो बार आप इसे रिपीट कर लेना, कभी नहीं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर बोलता है कि समस्थानिक होते हैं, नई चीज आती है निकल के। अच्छा अब देखो क्लास लगाने का बेनिफिट कितना है। देखिए वहां मैंने किस प्रकार से इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रखा है, वहां इतना डिटेल से, हालांकि वहां मैंने कहा था कि भाई ये कोई अपने पेपर में पूछे नहीं जाते, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन कैसे? ऐसे पूछा गया कि समस्थानिक है क्या? समस्थानिक होते हैं एसएससी जेईई 2018 में, क्योंकि मैं तो एएलएम ऐसे जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर करा रहा हूँ, और जो क्वेश्चन कभी जेई में आया है वो आगे चलकर एएलएम ऐसे के पेपर में तो आता ही है, क्योंकि रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। कभी कोई एसएससी में आया है तो फिर वो स्टेट के एग्जाम में आता है, पता होगा आपको, ये तो पैटर्न रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो एसएससी 2018 में है तो डेफिनेटली एएलएम में भी नजर आएगा। समस्थानिक होते क्या है, जरा इन पे आप नजर दौड़ाइए। तो मैंने एक वहां हाइड्रोजन के, है ना, 3 एलिमेंट लिए, कौन कौन से? जैसे समस्थानिक, स्थान, सम माइनस समान, स्थान, समस्थानिक यानी कि स्थान सेम हो। तो वहां मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपके नजर आ रहा है H नीचे 1, H के नीचे 1, H के नीचे 1, ये क्या है? स्थान इनके सेम है, 1 1 1। और नीचे क्या होता है? नीचे सर दो चीज होती है, ऊपर होता है भार, उल्टा होता है भार ऊपर, क्रमांक नीचे, संख्या नीचे। तो ये है जिस वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या तो समान हो, द्रव्यमान अलग अलग हो। तो देखो नीचे तो आपके परमाणु क्रमांक या संख्या होती है 1 1 1, वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान हो, परमाणु क्रमांक या संख्या, परंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, उन्हें क्या क्या कहते हैं? समस्थानिक, है ना, डिटेल से। और इसमें बोला है कि हाइड्रोजन के 3, जिसको पहले को बोलते हैं प्रोटियम, दूसरे को ड्यूटेरियम, तीसरे को ट्राइटेरियम, लेकिन ये नाम याद नहीं रखने। ठीक उसी प्रकार से जो समभारिक है, समस्थानिक को आइसोटोप्स कहते हैं, समभारिक को हम क्या कहते हैं? आइसोबार्स कहते हैं। इसमें हमने सम समान, स्थानिक स्थान समान हो, नीचे वाला तला समान हो, समभारिक यानी कि जिसका भार, भार कहाँ होता है? ऊपर, नाम के उल्टा। फिर 3 एग्जांपल लिए थे, सबसे पहले सल्फर का, फिर क्लोरीन का, फिर आर्गन का। तो आप देखोगे कि सल्फर वाले में परमाणु भार 36, क्लोरीन वाले में परमाणु भार 36, और ऑर्गन में भी परमाणु भार कितना है? 36। नीचे क्या है? नीचे जी परमाणु क्रमांक या संख्या, या तो प्रोटॉन की संख्या बोल दीजिए या इलेक्ट्रॉन की, 16 16 16 17 18, जिनकी परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो परंतु द्रव्यमान, परमाणु भार समान। क्लियर है? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा भी तो यही कि समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक में अभी हमने सम माइनस समान स्थान हो, जिसमें हमने देखा कि हाइड्रोजन का 1 ऊपर भी 1 दे दिया। ठीक है, अगर दूसरा कोई मैं लेता हूं, ये नहीं देखना कि ये ड्यूटेरियम है, टाइटेरियम है या कुछ है, ये नहीं छोड़े, मैं बता रहा हूं यहाँ फिर से सम माइनस समान स्थान, स्थान समान हो, तो ये दे दिया दूसरा। और ये वाला भी हम क्या कहेंगे? ये वाला भी, अब देखिए वे परमाणु जिनका जिनका परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु संख्या समान हो, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? समस्थानिक। परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या समान हो वो समस्थानिक है। अच्छा बात कर रहे हैं परमाणु क्रमांक की,
की बात कर रहे हैं जी, परमाणु क्रमांक, सम मायने समान, स्थानिक, परमाणु क्रमांक की बात कर रहे हैं, क्रमांक या फिर संख्या। आप बताइए परमाणु क्रमांक में किसकी वैल्यू आती है? तो या तो क्या कहेंगे, या तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, या तो बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, है ना, या फिर इसी बात को बोलते हैं हम क्या, प्रोटॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या या प्रोटॉन की संख्या। बुक के तौर पर किताबी जो लैंग्वेज है वो कहता है कि परमाणु क्रमांक है वो प्रोटॉन्स की संख्या होती है, जबकि हमें पता है कि कोई भी एटम जो विद्युतीय रूप से उदासीन होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होते हैं। तो समस्थानिक वे होते हैं जिसमें समान प्रोटॉन की संख्या हो, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या हो, समान इलेक्ट्रॉन। अगर आप पहले ऑप्शन के साथ जाओगे तो दूसरे में क्या गड़बड़ है, वो बोल रहा है कि समान प्रोटॉन की संख्या, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, समान इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। न्यूट्रॉन की संख्या, इसको छोड़िए साइड में, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलकर भार बनाते हैं, वो तो है नहीं। बोले समान इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या, समान इलेक्ट्रॉन और समान ही प्रोटॉन हो, वो क्या बताता है कि भाई उसके परमाणु क्रमांक को बताता है, परमाणु संख्या को बताता है। तो समान इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान प्रोटॉन की संख्या परमाणु क्रमांक में होती है, और परमाणु क्रमांक आपके जिसके समस्थान स्थान परमाणु क्रमांक एक जैसे वो आपके क्या कहलाते हैं, समस्थान। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? परमाणु क्रमांक नीचे होता है, सबके परमाणु क्रमांक एक जैसे, मतलब सम है स्थान, सम स्थानिक, सारे के सारे स्थान समान, तो वो समस्थानिक यानी कि कॉन्सेप्ट को बनाएंगे परमाणु क्रमांक से। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं कि किसी तत्व का परमाणु भार संदर्भित है। परमाणु भार, परमाणु भार के अंदर क्या आता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया कि परमाणु भार, भार होता है जी नाभिक का, भार किसका होता है, नाभिक का। और नाभिक का अगर भार हो रहा है तो इसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं, एक तो क्या होता है, एक तो हम कहेंगे प्रोटॉन्स की संख्या, प्रोटॉन की संख्या या प्रोटॉन का भार, है ना, और प्लस में किसको कर देंगे, प्लस में कर देंगे जी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और क्योंकि नाभिक के अंदर दो है, न्यूट्रॉन की संख्या या न्यूट्रॉन का भार। तो हमें पता है कि भार तो इससे मिलके बना होता है, और जब फॉर्मूले में लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा, यहां तो आएगा जेड और ये है ए, ये जो ए है यही आपका क्या है, यही आपका परमाणु भार को रिप्रेजेंट करता है, द्रव्यमान को रिप्रेजेंट करता है। तो प्रोटॉन का भार, न्यूट्रॉन का भार, या फिर प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का भार, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भार इतना कम होता है उसको गणना नहीं करेंगे, तो हम कहेंगे परमाणु भार में या द्रव्यमान में हम आएंगे प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के भार, प्रोटॉन की संख्या या भार, न्यूट्रॉन की संख्या या भार, इनको हम क्या बोलते हैं, परमाणु भार बोलते हैं, जो नाभिक का भार होता है। क्लियर है भाई? तो मोटा मोटा क्या क्लियर हुआ, 5-6 पॉइंट आए हैं इसमें। पहला पॉइंट बताता है कि परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, समस्थानिक और समभारित। समस्थान स्थान सेम हो, भार मतलब भार समान हो। भार कब समान होगा, जब ऊपर वैल्यू सेम आ जाए। इसमें मैंने आपको एग्जांपल बताया था क्लोरीन, सल्फर और ऑर्गन का, वो आप डिटेल से जब वीडियो देखोगे तो अच्छे से आपको समझ में गया। नेक्स्ट क्या है जी, बहुत ही आसान सा है, इसके रिलेटेड हम बहुत सारी बात पिछली क्लास में कर चुके हैं। अब जल्दी जल्दी, क्योंकि अब जो मेरे को समझाना था वो मैं ऑलमोस्ट सारा समझा चुका हूँ, बस एक आपका ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बाकी है, उसके अलावा सारा आइटम आपका ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। अब जल्दी जल्दी आंसर को लगाएंगे। बोला कि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन के त्याग करने पर इलेक्ट्रॉन पे कैसा त्याग चार्ज होता है, सर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, सर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को बाहर भेज रहे हैं, इसका मतलब अब आप क्या हो जाओगे, अब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आयनित हो जाएंगे, पॉजिट्रॉन न्यूक्लियस आइसोटोप्स, यानी कि आप पॉजिट्रॉन हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आपके अंदर क्रिएट हो जाएगा। एसएससी जेईई 2018 में ये भी आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज एक बार आपको, हालांकि मैं पिछली क्लास में बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, एक बार मेरे कहने से एक बार और देख लीजिए, ठीक है, और बस इसको याद कर लीजिए। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है -1.602, कैलकुलेशन करेंगे तो 1.6 का यूज करेंगे, लेकिन अब यहाँ पूरा डिटेल से है तो पूरी वैल्यू को आपको याद रखना है, कुलाम में मापते हैं। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है 1.602 गुना में 10 की पावर -19 कूलाम। विद्युतीय रूप से उदासीन क्यों होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बराबर है नेगेटिव चार्ज के, दोनों के आवेश सेम है लेकिन विपरीत प्रवृत्ति के हैं। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि कोई भी परमाणु विद्युतीय रूप से क्या हो जाता है, कोई भी परमाणु विद्युतीय रूप से उदासीन हो जाता है। ये पेपर में भर भर के क्वेश्चन जाता है, इसको इग्नोर मत करना। आप देखोगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में इस क्वेश्चन की वैल्यू कुछ खास है, विद्युतीय रूप से क्या हो जाता है जी, उदासीन हो जाता है।
न्यूट्रॉन पहले से इन दोनों के हाल देखे, एक तो कहेगा कि भाई तुम्हारा हाल देखे मैं कोई चार्ज नहीं रखूंगा, मैं उदासीन हूँ, खुद के ऊपर कोई चार्ज नहीं रखता। क्यों? क्योंकि भाई उसने देख लिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, ये कहता है कि भाई हम तो गुट निरपेक्ष की राजनीति में रहेंगे, हम उदासीन है। ठीक है, दल अवस्था में ही। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इनमें से भार में व्यवस्थित क्रम में लगाइए। मैंने कल भी बताया था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे हल्का क्रम कौन सा है? कह रहा है कि भार को व्यवस्थित बढ़ता क्रम लगाइए। बढ़ता क्रम मतलब सबसे हल्का। बढ़ते क्रम को समझते हैं ना, आरोही क्रम की बात कर रहे हैं। कौन से क्रम की बात कर रहे हैं? आरोही, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने की बात कर रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ऐसे लिख दूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे कम वाला आएगा। सबसे कम किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का। जरा एक बार मैं लिख रहा हूं, व्यास लिख रहा हूं। अच्छा, एटॉमिक मास यूनिट में भी इनके व्यास बताऊं क्या मैं तुमको? देखो, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन के व्यास की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो व्यास नहीं, द्रव्यमान की बात करते हैं, तो कितना होता है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे लिख दूं, थोड़ा सा सही रहेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है जरा बताना। हम कहेंगे 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ग्राम में बात करेंगे तो 3 कम कर देंगे, माइनस का 28। अगर मैं बात करूं मास ऑफ प्रोटॉन की, प्रोटॉन से भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की बात करूं तो 1.672 आएगा, है ना। और अगले में जो मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं, मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूं तो वहां आएगा 1.672 की जगह 5 आ जाएगा। फर्क कहाँ रहेगा? -31, लेकिन यहाँ माइनस का 28 केजी, माइनस का 28 केजी। सेम यहाँ रहेगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी सेम होता है और व्यास भी सेम होता है। ठीक है, व्यास भी सेम होता है, दोनों का व्यास ऑलमोस्ट सेम होता है। तो सबसे हल्का कौन? -31। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? बढ़ते क्रम में लगाने, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बढ़ते क्रम में लगाएंगे तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और सबसे हल्का आपका कौन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इनके मास ना एटॉमिक मास यूनिट में भी पूछे जाते हैं। जरा उनको और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। पहले तो ये समझते हैं कि ये जो मैं बोल रहा हूं ना एटॉमिक मास यूनिट, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको समझते हैं। अच्छा, फिर एक तुमको और मैं गहराई की बात बताऊंगा, फिर उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हारा गलत नहीं होगा। मास को आप ना एएमयू में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो एएमयू। इसको बोला जाता है जी क्या? एटॉमिक, पेपर में फुल फॉर्म के तौर पर भी आ सकता है, मास यूनिट। और इसकी वैल्यू वो डायरेक्ट भी पूछ सकता है। ये जो एएमयू है ना, ये बराबर होता है जी 1 पॉइंट, इसके बराबर होता है 1.672 गुना में 10 की पावर -27 केजी। इसके बराबर होता है 1.2 माइनस, आप कहोगे कि ये तो सर सेम ही हो गया, ये तो सेम ही हो गया। अच्छा, 27 बोलूं या 28 बोलूं? सेम करना है तो आपको पता है 27 की जगह क्या रखना पड़ेगा? 28 रखना पड़ेगा। और एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आप पहले पढ़ते आ रहे हो 1.672, उसमें भी थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। कैसे, जरा समझते हैं। पहले तो ना जो मैंने गड़बड़ की है उसको सही करते हैं। यहाँ 20 मैंने माइनस करके वो बोला था ना, इसको सही करो। पहले तो ये आएगा 27, क्या आएगा? 27 याद होगा ना ये तो आपको अच्छे से। क्या आएगा? 27 या भाई 27 केजी। ये भी क्या रहेगा? 27 केजी। अब सुनो, आपने यहाँ जो 1.672 लिखा है ना, एक्चुअल में ये वैल्यू ना 2 के बाद ना आपका 5 से ज्यादा, 2 के अगला डिजिट है ना वो 5 से ज्यादा आता है। और जब 2 से अगली वैल्यू 2 से ज्यादा ना, तो इसको हम 3 डिजिट में जब रिप्रेजेंट करते हैं ना तो इसको 3 मानते हैं। एक्चुअल में ये 2 की जगह यहाँ हमें क्या लेके चलना है? 3 लेके चलना पड़ेगा। क्या लेके चलना पड़ेगा? 3 लेके चलना पड़ेगा। गहराई की बात है ये, परेशान मत होना, अपना काम चल जाएगा। मैं तुमको एक बात बताऊंगा, अपने को उससे ध्यान रखना है बस। यहाँ 3 लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? मैथ का एक नियम ये होता है कि जब हम 3 डिजिट में किसी किसी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं ना, जो चौथा डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो इस वैल्यू को एक बढ़ा के लिखते हैं, अगर 5 से कम है तो इस वैल्यू को एक कम करके लिखते हैं। ये अपना कॉन्सेप्ट होता है। और जबकि एटॉमिक मास यूनिट की जो वैल्यू होती है ना, जो वैल्यू होती है वो ये फाइनल है 1.672 गुना में 10 की पावर -27। अब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो, अगर मैं करता हूं, सबसे इलेक्ट्रॉन को एक बार छोड़ो तो ध्यान से देखो, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.672 की जगह मैंने 3 बोला है। या तो हमें 2 ही करना है, लेकिन इसके साथ तुलना कर रहे हैं तो मैं कुछ सिखा रहा हूं आपको, समझो। 1.673, जबकि यहाँ क्या है? 1.672, बाकी तो सारा सेम है, -27 -27। यानी कि एक आपका जो प्रोटॉन होता है,
उसका वजन एक एटॉमिक मास वैल्यू के बराबर होता है। फर्क कितना सा है, बहुत ही माइनर सा, दशमलव के बाद चौथे डिजिट में। हजार में पायदान पे जाके कोई अंतर आता है तो उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसकी एटॉमिक मास यूनिट में अगर मैं वैल्यू लिखूंगा तो ये आएगी 1 1, ये बराबर है इसके तो 1, लेकिन फर्क कहां पड़ेगा, हजारवीं वैल्यू पे जाके फर्क पड़ेगा, ये आएगी। यानी कि मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है 1.007 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट के। यानी कि हम कह सकते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन बराबर होता है एक एटॉमिक मास यूनिट के वैल्यू के बराबर। लेकिन अगर डिटेल से जाके पूछे, खुद के निकाले तो 1.007 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये वाला तो सेम ही उतना ही है जितना ये है, लेकिन फर्क क्या था, यहां हम 2 कर रहे थे, मैंने इसको 3 माना, इससे 3 से आगे बढ़कर ये 5 है, ज्यादा हो गया तो ये वाली भी वैल्यू सेम हो जाएगी, लेकिन फर्क आएगा हजार में पायदान पे जाके 008 एटॉमिक मास यूनिट। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन का मास। इलेक्ट्रॉन का मास तो 3 जीरो और पीछे है, ये -27 है, वो माइनस का 31 है, माइनस का 31 है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास रहता है एटॉमिक मास यूनिट के तहत वो है 0.000030 और फिर आएगा 549 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट इतना वजन होता है जी किसका, इलेक्ट्रॉन। ये वैल्यू ज्यादातर पूछता है, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट के बारे में पूछ सकता है। फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट वजन को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो वजन, इसकी वैल्यू होता है 1.672। आप कहेंगे ये तो सेम है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि इस प्रोटॉन की वैल्यू आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ 2 की जगह 3 हम लिखते हैं, तो ऑलमोस्ट इसके बराबर है। तो ऑलमोस्ट हमने 1 की वैल्यू के लिया, हजार में पायदान पे चेंज कर रहे हैं तो चेंज करेंगे 1 के बराबर ही है, लेकिन 1 बाल की खाल खींच रहे हैं 1.007 एटॉमिक मास यूनिट। प्रोटॉन से भारी है न्यूट्रॉन, कितना का भारी, हजार में पायदान पर 2 डिजिट आगे बढ़ रहा है, 3 से 5, तो हमने यहाँ हजार में पायदान पे 007 की जगह 008, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम है, 9.1 गुना में 10 की पावर -31 kg। तो एटॉमिक मास यूनिट भी बहुत कम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837, प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन 1837 या 1840 गुना हल्का है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.00, बोलिए 0, 3 बार 0, 549, 549, 549, 5 और 4 को जोड़ के लिख रहे हैं, ये वाली भी वैल्यू आपको याद रखनी। बोलिए क्लियर हो जाएगा क्या, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्या है, किसी भी परमाणु के सेल में, बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है भाई, इसके बाद तो क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी जल्दी निकालेंगे, ठीक है। वो कह रहे हैं कि किसी भी परमाणु के सेल में मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है। आइए समझते हैं। आपके एक साइंटिस्ट थे नील्स बोहर, नील्स, है ना, बोहर। ये नील्स बोहर नामक साइंटिस्ट सबसे पहले किसके बारे में बताते हैं, ये बताते हैं जी आपके ऑर्बिट के बारे में। किसके बारे में, ऑर्बिट। ऑर्बिट बोल दीजिए, सेल बोल दीजिए, है ना, हिंदी में बात करूं तो कक्ष, कक्ष, या फिर कक्ष के सेल को सेल भी बोल सकते हैं। एक शब्द और ध्यान रखना, ऊर्जा स्तर। किसके बारे में बताते हैं जी, ऊर्जा स्तर के बारे में बताते हैं। ये क्या कहते हैं कि प्रत्येक एटम के ना, प्रत्येक एटम के एक निश्चित ऑर्बिट, सेल, कक्ष या ऊर्जा स्तर होते हैं, और उसके लिए इन्होंने पर्टिकुलर नाम रखे, के, एल, एम और एन, ये नाम रखे। आगे भी है ओ, पी, लेकिन वहां तक हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इन्होंने 4 नाम रखे। सर यही क्यों रखे, इसके पीछे कोई रीजन नहीं, कोई भी पर्टिकुलर रीजन नहीं है। जैसे मेरा नाम तो वीरकरण है, आपका नाम सुनील, राधा, सोहन, मोहन, जो भी है आपका नाम, आपके घर वालों को अच्छा लगा आपने रख दिया, हो सकता है उसके पीछे जो भी उनकी थ्योरी रही होगी, मेंटलिटी रही होगी। तो इन्होंने क्या बनाया, नील्स बोहर ने किसी भी कक्ष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया, 2 इंटू एन की पावर 2, 2n², ये फॉर्मूला बनाया। और n पता है क्या है, n इसके अंदर है, n है कक्ष की संख्या, कक्ष का क्रम बोल दीजिए, कक्ष का क्रम या संख्या, कक्ष का क्रम या संख्या, ये एक इन्होंने फॉर्मूला दिया। वो क्या कहते हैं, जैसे मान के एक छोटा सा एटम लेंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेंगे बस इस कॉन्सेप्ट में, फिर उसके बाद तो ये सारा टॉपिक अपना क्लियर हो गया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, ये नाभिक ले लिया, ये पहला सेल लिया, ये दूसरा सेल, कक्ष कुछ भी बोल दीजिए, ये तीसरा हो गया, और ये इन्होंने चौथा लिया, ठीक है भाई, बेटा ठीक है, काम चला लेना भाई, हालांकि ये तो अटपटे से आ गए, लेकिन कोई बात नहीं। पहले वाले को क्या बोला, पहले वाले को इन्होंने बोला के, ठीक है, दूसरे वाले को एल, तीसरे वाले को एम, और चौथे वाले को क्या बोला, एन। तो के का क्रम क्या है, के का क्रम है जी फर्स्ट, ठीक है।
एल आपके कौन से क्रम में है? दूसरे में है। एम आपके कौन से क्रम में है? तीसरे में है। और एन आपके कौन से क्रम में है? चौथे क्रम में। आप कहोगे सर नाभिक है, नाभिक और बना लीजिए, इसके अंदर छोटा ये न्यूक्लियस, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एन है कक्ष के क्रम, तो के का क्या है? 1। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे तो 2n, एन की वैल्यू क्या है? 1, 1 का स्क्वायर। तो बताइए के में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आएंगे? एक का स्क्वायर 1, यानी कि पहले में आएंगे 2। दूसरे का मैं ध्यान से देखूं तो एल का क्रम कौन सा है? एल का क्रम है जी दूसरा, तो 2 की पावर 2। आपको ये करके नहीं देखने, वहां याद ही कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि एल वाले कक्ष में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। इसकी बात करूं तो 2 गुना में एम का क्रम कौन सा है? तीसरा, तीसरा कक्ष है ये, तो 3 की पावर क्या बोलेंगे? 2, 3 या 9, 9 दूनी 18, यानी कि यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 18 आएंगे। एन की बात करूं तो सेम वही फॉर्मूला 2n, एन का क्रम कौन सा है? 4, 4 की पावर 2 करेंगे, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, यानी कि एन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो कितना आएंगे? 32। तो सर क्या हम वहां ये सब निकालने बैठेंगे? ये वाली चीज क्या हम निकालने बैठेंगे? नहीं। आपको मैंने क्या कहा? फॉर्मूला पूछे, कभी कभार फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो वो फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। लेकिन आप ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, के एल एम एन 2 8 18 32, 2 8 18 32। तो इन्होंने बताया कि भी जो के सेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एल में 8 आएंगे, एम में 18 आएंगे, एन में 32 आएंगे, और आगे चलते जाएंगे। एक बात और बताई थी मैंने इसी के अंदर कि लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बता के ही आया हूं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? संयोजी इलेक्ट्रॉन, या फिर उन्हें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? संयोजी इलेक्ट्रॉन, या फिर इनको क्या कहा जाता है जी? बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। संयोजकता वो बताते हैं जिसमें चालक, अर्धचालक और आपके कुचालक बनते हैं। एक बात और बताई कि लास्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट, अंतिम ऑर्बिट में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो कितने रहेंगे? वो रहेंगे 8, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। और अगर इससे ज्यादा की कंडीशन आई तो आपको एक नया ऑर्बिट बनाना पड़ेगा। अब बात करते हैं, सारे ध्यान रखेंगे, 2 8 18 32 के एल एम एन, बस इतना इसे याद रखिए, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। किसी भी परमाणु के सेल में मौजूदा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो के तो पहला ही होता है, के में कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। एक चीज और बताऊंगा, लेकिन यहाँ स्पेस नहीं है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे। एक परमाणु के प्रत्येक कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या कितनी है जहां n क्रमांकित कक्ष है? अगर n कोई कक्ष का क्रम है तो अधिकतम संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? 2n स्क्वायर। लेकिन ये पीडीएफ में लिखा गया है, तो मैंने बताया था पावर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। अच्छा, क्या बात बताना चाह रहा था मैं? इलेक्ट्रॉन तो निकल के आ गए आपके 2 8 18 और 32, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ गए। किस किस में? ये पहला तो हो गया जैसे आपका के में, ये कौन सा क्रम कक्ष हो गया? के, ये एल, ये एम और ये एन। ये बात तो आपको मैं पिछले पेज पे बता के आ ही चुका हूं, ये बात बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। ये वाला जो कक्ष होता है वो बिल्कुल नाभिक के पास होता है। के आपका किसके है? बिल्कुल नाभिक, न्यूक्लियस के पास है। और सबसे दूर कौन सा? एन, एन के बाद अगर ओ होगा तो वो न्यूक्लियस से सबसे दूर हो जाएगा। ये जो के होता है ना, ये लेवल मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी रहती है इसकी, के की मिनिमम लेवल ऑफ एनर्जी है। अच्छा, इस एनर्जी का क्या रोल है सर? एनर्जी का एक तो रोल ये है कि जो इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर कक्ष में चक्कर लगाते हैं ना, वो उसी कक्ष में चक्कर लगाएंगे जिसके साथ उसकी एनर्जी मैच होगी। मान के चलते हैं कोई इलेक्ट्रॉन आपका के कक्ष में चक्कर लगा रहा है, तो उसमें चक्कर तभी लगाएगा जब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैच होगी किसके साथ? उस कक्ष के साथ। भाई आप अपनी संगत में उन्हीं दोस्तों को रखते हो जिसके साथ आपके विचार बनते हैं। कोई ऐसा दोस्त है आपके जो जाते ही आपको गाली दे या आप उसको गाली दे? दोस्तों में गाली गलौज चलता रहता है, लेकिन ऐसा दुश्मनी वाली गाली तो नहीं होती ना, प्यार प्रेम की गाली होती है वो तो। एल में कोई चक्कर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है ना, तो वो एल वाला इलेक्ट्रॉन तभी वहां चक्कर लगा रहा होगा जब उसकी एनर्जी एल वाले बैंड के साथ मैच होगी। ठीक उसी प्रकार से के एल एम एन, एन में जो कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है वो एन एनर्जी बैंड की कक्ष की एनर्जी के साथ मैच कर रहे हैं। तो सबसे कम एनर्जी किसकी? के की। और जैसे जैसे आप नाभिक से दूर होते जाओगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी किसकी हो जाएगी? एन की। तो ये बोला जाता है जी, इस वाले को बोलेंगे मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी। एन की क्या होती है? मैक्सिमम लेवल ऑफ एनर्जी होती है। और ये बात तुमको अभी हल्के में लग रही होगी, ये बात बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी
जो लास्ट ऑर्बिट में आपके सीओजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो न्यूक्लियस से काफी दूर होते हैं, एक तो न्यूक्लियस से दूर है, इसका मतलब न्यूक्लियस का नियंत्रण नहीं है उसके ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्ष में चक्कर लगा रहे हैं। दूसरी बात, वो इलेक्ट्रॉन आपका किसी बाहर से सोर्स ऑफ ईएमएफ अप्लाई होने पर, कोई मतलब ये सोच लो कोई सेल और बैटरी जोड़ने पर किसी भी धातु चालक तार से, तो वो इलेक्ट्रॉन आपका फ्री होके मूव करने लग जाता है। वही सीओजी इलेक्ट्रॉन आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और वो जब मूव करने लग जाएगा तभी तो आपका चार्ज बनेगा, तभी तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी होगी जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजी जाएगी। तो वो कब पॉसिबल है? जब कोई इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में हो, जिसमें आप सीओजी इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उसका मैक्सिमम एनर्जी लेवल होता है उस बैंड का, उस कक्ष का, और वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर होने के साथ साथ खुद के डिसीजन स्वतंत्र लेता है, क्योंकि उसका नियंत्रण कम होता है और एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो वो फ्री होकर मूव करने लग जाता है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, दो धनात्मक आवेशों को परस्पर निकट रखे जाने पर वे एक दूसरे को क्या करेंगे? अच्छा एक बात बताओ, दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये चार्ज क्या करेंगे बताने की जरूरत है क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। या फिर दोनों के दोनों नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, बताने की जरूरत है क्या? ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, क्योंकि इनके दोनों के ही अंदर, इन दोनों ही केसों में आपको पता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो हुआ? ये हुआ जी प्रतिकर्षण का। कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो होगा? प्रतिकर्षण, जिसे आप बोलते हैं रिपल्सन। क्या बोलते हैं? रिपल्सन, प्रतिकर्षण। इसके बारे में ना बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत अच्छे से बताते हैं, लेकिन इन चार्जेस के बारे में रदरफोर्ड साहब भी थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करके चले जाते हैं। लेकिन मान के चलो एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा आपका नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे की तरफ आएंगे। तो यहां कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आया? ये निकल के आया जी आकर्षण का। इसका निकल के आया आकर्षण का। तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे के, अपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं, सेम चार्ज एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो हमसे पूछा है दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? दूर भागेंगे, आकर्षित होंगे, प्रभावित नहीं होंगे, प्रतिकर्षित होंगे, यानी कि रिपल्सन का गुण आएगा। कैसा गुण आएगा जी? रिपल्सन का गुण आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, वो कह रहे हैं कि दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल होता है। दो आकर्षण बल कब होगा? आकर्षण बल कब होगा? जब एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो? नेगेटिव हो, है ना? एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, है ना? दोनों एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। और तुमको याद होगा नाभिक के अंदर आपका क्या होता है? प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज। नाभिक के बाहर जो कक्ष में चक्कर लगा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को खींचते हैं, आकर्षित बल लगता है, और इसी की वजह से एक फोर्स निकल के आता है जी। कौन सा? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो लगता है इन दोनों के बीच में, और इसी वजह से इलेक्ट्रॉन आपका दीर्घवृत्ताकार कक्ष में लगातार चक्कर लगा रहता है। आवेश की मात्रा में पूर्णतः समानुपाती होंगे। दो आवेशित कणों के मध्य आकर्षण बल है, आवेश कणों के आकार में पूर्णतः समानुपाती होंगे। आवेश कणों के आकार में पूर्णतः व्युत्क्रमानुपाती होंगे। हमें बताना है कि आवेश एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, आकर्षण बल तभी लगेगा जब आवेश की मात्रा में पूर्णतः समानुपाती हो। आवेश कणों के आकार में पूर्णतः समानुपाती हो। आकार में, आवेश कणों के आकार में पूर्णतः व्युत्क्रम, आकार का क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस आवेश में पूर्णतः क्या हो? समानुपाती हो। आकर्षण बल कब लगेगा? जब आपका समानुपाती हो। आवेशित कणों के आकार में पूर्णतः व्युत्क्रमानुपाती हो। आकार का नहीं देखना, हमें किसका देखना है? आवेश का। लेकिन मेरे को थोड़ा सा संदेह लगा, मैं इस बात को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। देखो सुनो, तुमको लगेगा कि सर ये तो समानुपाती है। समानुपाती का मतलब तुम कहीं ये मत सोच लेना कि सर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ही नेगेटिव चार्ज है, आकर्षण बल लग रहा है। तो इसने ये बात तो क्लियर ही कर दी भाई कि एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है, और दोनों के बीच में आकर्षण बल लग रहा है। इसका मतलब तभी पॉसिबल है, नहीं तो भाई आकर्षण बल दोनों के बीच में लग रहा है, यानी कि जितना वो खींच रहा है उतना ये खींच रहा है, वो कब पॉसिबल है? नहीं तो ऐसे सोचो, मैं एक बहुत ही हल्के बच्चा मेरे सामने खड़ा रस्सी लेके, उसको खींच रहा है, तो फिर मैं एक सेकंड में खींच लूंगा, मेरे को थोड़ी ना हिला पाएगा वो। लेकिन जितना मेरे अंदर फोर्स है उतना ही फोर्स का एक सामने वाला खड़ा है, तभी हम दोनों के बीच में आकर्षण बल लगेगा, वो भी खींचेगा मैं भी खींचूंगा। तो कह रहा है कि आवेश की मात्रा पूर्णतः समानुपाती हो, दोनों की मात्रा क्या हो? समानुपाती हो, तभी ये पॉसिबल है। किसी परमाणु के सबसे अंतिम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं भाई? सीओजी इलेक्ट्रॉन, म्यूक्त इलेक्ट्रॉन। बताइए कौन सा ऑप्शन चूज करो? बताइए, बहुत ही खास क्वेश्चन बन गया।
हमें लगेगा कि भैया संयोजी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, मुक्त भी इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो लास्ट कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। पता है तुमको किस पॉइंट पे फोकस करना है, किस बिंदु पे फोकस करना है? तुम्हें इस बिंदु पे फोकस करना है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स। उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स जब संयोजी इलेक्ट्रॉन, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन, समझना ध्यान से इस बात को, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्ष से, संयोजी इलेक्ट्रॉन लास्ट कक्ष से मुक्त होकर, लास्ट कक्ष से आजाद होकर फ्रीली, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन था लास्ट कक्ष में, है ना, वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली ऐसे मूव करने लग जाए, यानी कि लास्ट ऑर्बिट से वो तो आजाद हो गया, लास्ट ऑर्बिट से आजाद हुआ है, तभी तो बताइए वो कहीं बाहर जाके आजाद हुआ है तभी तो चलेगा। तब ये इलेक्ट्रॉन जो संयोजी इलेक्ट्रॉन था, जो लास्ट ऑर्बिट से आजाद हुआ, अब आजाद होके क्या वो इसके पास रहेगा, इस कक्ष में रहेगा? नहीं, वो फ्रीली होके मूव करने लग जाएगा, तब आपका वो क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। हमसे पूछ रहा है कि लास्ट कक्ष में उपस्थित, उपस्थित था तब तक तो वो संयोजी था, लेकिन वो जब कोई सोर्स ऑफ ईएमएफ यानी कि कोई सेल या बैटरी के कोई आवेश लगाने के बाद वो फ्री होकर मूव करने लग गया, तब वो फ्री इलेक्ट्रॉन, वो तो उपस्थिति की बात कर रहे हैं, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन आएगा। बच्चों को कंफ्यूजन होती है, संयोजी भी होता है मुक्त, मुक्त तो तब होता है भाई जब लास्ट कक्ष को छोड़ जाए, फ्री इलेक्ट्रॉन तो तब होगा, इससे पहले तक क्या रहेगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा। नाभिक आवेश कितना होता है? अब मेरी एक बात बताओ, नाभिक के अंदर क्या होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं सर प्रोटॉन्स, है ना, प्रोटॉन्स, और कौन होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। एक बात बताओ सर, क्या न्यूट्रॉन का कोई अपना आवेश होता है क्या? नहीं सर, ये तो उदासीन होता है। जबकि हमें अच्छे से पता है, हमें अच्छे से पता है कि सर प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो पॉजिटिव होता है 1.602, कैलकुलेशन में यूज करेंगे तो इतना सा करेंगे 1.6, लेकिन वैल्यू देखनी है तो 1.602 गुना में 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। तो ये न्यूट्रॉन के ऊपर तो है ही नहीं, किसके ऊपर है? प्रोटॉन। प्रोटॉन किसके अंदर? नाभिक के अंदर। हालांकि नाभिक के अंदर दो का बसेरा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन न्यूट्रॉन तो कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा। तो जो आवेश प्रोटॉन का है वही आवेश किसका होगा? नाभिक का होगा। तो 1.6 के अलावा जो ऑप्शन है उसको हटाइए, इसको साइड में कीजिए। क्या इस ऑप्शन से कोई बात बनेगी क्या? नहीं सर, इसको साइड में कीजिए। अब है 1.6 अच्छा, प्रो नाभिक के अंदर की बात कर रहे हैं तो ये ऑप्शन भी गया, और यहाँ माइनस का साइन है, ये भी ऑप्शन गया। 1.60260 माइनस 19, यहाँ है प्लस का, यहाँ है प्लस का, यहाँ माइनस का। चाहे प्रोटॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, न्यूट्रॉन के ऊपर तो होता नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो माइनस में ही होता है, इतना कम होता है। लेकिन प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। दोनों ही पॉजिटिव थे, ठीक है, लेकिन यहाँ 10 की पावर माइनस 19 गुलाम और यहाँ 10 की पावर प्लस 19 गुलाम। ये मत सोचना प्रोटॉन पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव, नहीं, इतनी कम वैल्यू होती है इसकी, इस वजह से माइनस 19 जो नीचे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 19 होगा, यानी कि 19 जीरो से भाग करेंगे 1.602 को, तब वो एक चार्ज निकल के आएगा किसका? प्रोटॉन। यहाँ माइनस का 19 गुलाम होता है। आगे बढ़िए, क्या कह रहे हैं कि जर्मेनियम की परमाणु क्रमांक संख्या 32 है, तो इसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? हमने कॉपर वाले अच्छे से देख लिए, हमने सॉरी कॉपर नहीं, हमने कंडक्टर वालों को अच्छे से देख लिया था। चालक जो थे, उस चालक के अंदर मैंने आपको चार बताए थे, चार बताए थे, ये आपको कमेंट करके बताना है अभी कौन कौन से वो चार थे, बताइए जरा। अब मैं बात चालक का हो चुका है ना, चालक का हो चुका, ठीक है, ये कमेंट करके आप मेरे को बताओगे। मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कंडक्टर के चार मैंने बताए थे जिनके परमाणु क्रमांक, देखते हैं किस किस को याद थे। एल्यूमिनियम, कॉपर, चांदी और सोना, उनके चारों के लिखिए कमेंट में। अब बात करते हैं जी सेमीकंडक्टर वालों की। सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर में आपको मात्र तीन याद रखने हैं, सेमीकंडक्टर में आपको मात्र, अर्धचालक में आपको तीन ही याद रखने हैं। अच्छा, पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। इसने बोला है जर्मेनियम, सेमीकंडक्टर के अंदर तीन ध्यान रखने हैं, कौन कौन से? एक याद रखना है सिलिकॉन का, एक याद रखना है जी जर्मेनियम का, और एक याद रखना है जी कार्बन का, ठीक है। उसमें से एक तो आ ही चुका जर्मेनियम का, जर्मेनियम का कितना बता रहा है? 32, कितना बता रहा है जी? 32। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बाकी को बाद में देखेंगे। बाहरी कक्ष में तो कैसे तोड़ते हैं? जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 32 है, 32 को कैसे तोड़ेंगे? तो हम बोलेंगे सर 2, 8, 18 और 32, ऐसे ही लिखते हैं हम।
लेकिन अगर 32 लिखेंगे तो इसका मतलब तो गलत हो जाएगा, इकलौते में 32 आएंगे, इसका मतलब 32 तो नहीं आएंगे। अच्छा, अब क्या लिखे सर, अब क्या लिखे, तो एक काम करते हैं, 2 और 8 10, 10 और 18 कितने हो गए, 10 और 18 हो गए जी आपके 28, तो बचे कितने, बचे जी 4। अच्छा, 4 वाले से ध्यान आया, 4 वाले से ध्यान आया, लास्ट में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स उन्हें तो हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हम संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छे से बताई थी। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 हो, यानी कि संयोजकता अगर आपकी 4 हो, संयोजी इलेक्ट्रॉन से क्या बनती है, संयोजकता, अगर आपकी संयोजकता 4 हो तो वो आपका तत्व क्या कहलाता है, वह आपका तत्व आपका सेमीकंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है जी, सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो इसी वजह से आपका जर्मेनियम किस कैटेगरी में रख दिया मैंने, जर्मेनियम को रखा आपका सेमीकंडक्टर की। हमसे पूछा लास्ट ऑर्बिट में, पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी, भरने की भी जरूरत नहीं, अगर आपको ये याद हो कि सिलिकॉन आपका, जर्मेनियम आपका सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आता है। तो सेमीकंडक्टर के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4। इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कंडक्टर, आपको ये पता हो कि ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर वाले में तो मजबूरी अभी एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। सेमीकंडक्टर वाले में कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि लास्ट वाले में 4 होंगे। इंसुलेटर वाले में भी कोई मजबूरी नहीं है क्योंकि लास्ट वाले में 8 होंगे, लेकिन कंडक्टर में निकालना पड़ेगा। अब बाकी के भी देख लेते हैं, और वो वाले आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कौन कौन से कमेंट बॉक्स में बताने, एक तो बताना जी कंडक्टर वाले। कंडक्टर में कौन कौन से थे, मैंने आपको बताया था, कंडक्टर के अंदर सबसे पहले आपने देखा एल्यूमिनियम का लिखा था हमने, एल्यूमिनियम के भरने भी देखे थे, याद होगा आपको, 13 बताया था, ये तो क्वेश्चन हमने किया था। 3 का आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कॉपर का पूछा था मैंने, बताया था आपको कॉपर का, है ना। फिर उसके बाद आपको मैंने किसका बताया, एजी, चांदी का, इसका बताइए परमाणु क्रमांक, देखते हैं आपको याद हुआ है कि नहीं हुआ। और एयू यानी कि गोल्ड, ये याद कर लेना चारों के चार। इस बहाने कम से कम आप वीडियो को रिवर्स करके, या फिर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आएंगे आपके पेपर में, जैसे इस प्रकार से बन जाएगा कोई क्वेश्चन। अच्छा, सिलिकॉन की मैं बात करूं तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक होता है जी 14, जर्मेनियम का 32 और कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। ठीक है, तो ऑर्डर में लिख दूं क्या इनको, मतलब पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख देता हूँ ताकि थोड़ा, सबसे पहले किसकी बात करूं, कार्बन की, तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा, 6। देखो सी ऐसे, ये 6। फिर किसके बाद आएगा 14, 14 किसका रहेगा, सिलिकॉन का। ये याद रखने अपने को, ये बार बार रिपीट होते हैं 14। देखो 2 अक्षर वाले, और ये ऐसे फीलिंग सी आ रही है ना, ये 4 बना सकते हो आप, ये एक ज्यादा कैसे ही कर लेना भाई, मेरे को तो ये याद चाहिए, पेपर में पूछे जाएंगे। एक रहेगा जी जर्मेनियम का, और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना रहेगा, 32। कितना रहेगा, 32, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या 32 रहेगी। ठीक है, अच्छा, हो गई ये कहानी क्लियर कि जर्मेनियम की अब 32 है, 32 वाले में देखेंगे भाई सेमीकंडक्टर है तो लास्ट वाले में 4 आएंगे, भर के देखना चाहे तो 2 8 18 32 तो हो नहीं सकते, 4 होंगे, 8 से ज्यादा नहीं जा सकते, 8 वाला आपका इंसुलेटर। तो ये याद रखिए। 13 कॉपर का कितना होता है बताइए जरा कमेंट करके, कॉपर का 29 होता है क्या, एजी का कितना 47 होता है क्या, और एयू का 79 होता है। ठीक है, ये लिखना आप, ये कमेंट बॉक्स में बताइए, एक बार खुद से टाइप कर दोगे ना तो नहीं भूल, ये कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहे कि निम्न में से चालन बैंड संयोजी बैंड की निकटता होती है। अच्छा समझो, लास्ट ऑर्बिट वाले में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्टर वाले में, कंडक्टर वाले में जो लास्ट ऑर्बिट में जो कंडक्टर वाले में लास्ट वाले में संयोजकता जो होती है वो होती है 1 2 और 3। इनको पता है क्या करना होता है, ये जब आप बहुत थोड़ा सा डिटेल से जाके देखेंगे ना तो ऐसे होता है। ये हमने जब इंजीनियरिंग की थी तो हमें कुछ ऐसे बताया जाता था कि भाई ये एक बैंड है ना, ये एक बैंड है, इसके ऊपर एक बैंड और होता है। जब मैं बात करूं कि देखो समझना, ये ऐसे देखो समझाऊंगा, यहाँ जब ये बैंड है तो ये बैंड हो गया सेमीकंडक्टर का, यानी कि पहला जो बैंड है वो है जी चालन बैंड, और ये है आपका संयोजी बैंड। चालन बैंड से संयोजी, ये सोच लीजिए ये संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बोलते हैं, ये संयोजी बैंड और ये कंडक्शन बैंड, चालन बैंड और आपका संयोजी बैंड। जब सेमीकंडक्टर होता है ना, तो सेमीकंडक्टर होता है तो वो क्या करेगा, करंट को पास तो होने देगा, लेकिन इसमें और अच्छे गुण कब आएंगे, जब इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट में, एक बार यहाँ वापिस आऊंगा मैं, वहां एक बार पूरा करके, सेमीकंडक्टर में लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। एक है जी इंसुलेटर,
इंसुलेटर, इंसुलेटर के लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 8। होता क्या है, वापस आते हैं इस बात पे, होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे देखो दो बैंड होते हैं, एक होता है जी आपका कौन सा, एक तो होता है जी बैलेंस बैंड, सीओजी बैलेंस बैंड, बैलेंस बैंड बोलते हैं उसे, एक होता है जी कंडक्शन बैंड। जब ये होगा ना आपका कौन सा, ये होगा आपका कंडक्टर, तो ये बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ऐसे चिपके रहते हैं, एक बैलेंस बैंड हो गया, एक कंडक्शन बैंड। तो जो कंडक्टर होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3, तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, नीचे से लेकर ऊपर तक बहुत इजीली मूव कर जाते हैं, बहुत इजीली मूव कर जाते हैं, इस वजह से करंट को चलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा जो आता है सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में ये जो बैंड आपने बनाया है, ये जो आपका बैंड बना हुआ है, ये वाला बैंड, ये बैंड के बीच में गैप होता है, ये बैंड के बीच में गैप होता है, ठीक है, ये बैंड के बीच में गैप होता है, तो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट ऑर्बिट में 4 होते हैं, तो भाई वो 4 इलेक्ट्रॉन या तो इधर ऐसे बॉन्ड बनाने के लिए जंप करें, तो जंप करते टाइम जोर आएगा, और ऊपर वाले नीचे की तरफ आए तो भी जंप करते टाइम जोर आएगा। इसका मतलब कंडक्टर वाले ना जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये दोनों बैंड चिपक जाएंगे, तब आपका सेमीकंडक्टर है ना वो किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, कंडक्टर की तरह ही व्यवहार करने लग जाएगा। और तीसरा जो आपका होता है इंसुलेटर, इंसुलेटर में सीओजी बैंड और चालन बैंड, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ना गैप होता है, इतना गैप होता है, इतना गैप होता है कि इलेक्ट्रॉन को जंप करते टाइम, इलेक्ट्रॉन को यहां से वहां मूव करते टाइम ना पॉसिबिलिटी ना बने कि वो यहां से वहां तक जंप कर जाए। समझ गए इस बात को? तुमसे क्या पूछा है कि निम्न में से चालन बैंड और सीओजी बैंड के निकटतम होता है, किसमें सबसे निकटतम होता है? मैंने क्या बताया, ये जब आपका कंडक्टर होगा ना तो ऐसे चिपके ही खड़े होंगे आपके, बैलेंस बॉन्ड और कंडक्शन बैंड ना दोनों ऐसे चिपके खड़े होंगे। ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया जी सीओजी बैंड, इसको बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड, बैलेंस बैंड, ठीक है। और ये ऊपर वाला कौन सा हो गया जी, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन को मूव करते टाइम कोई जोर आएगा क्या, कोई जोर नहीं आएगा, और इसकी चालकता क्या रहेगी, सबसे अच्छी रहेगी। तो यही बात पूछी है, किसके अंदर दोनों बहुत निकटतम, निकटतम मतलब सबसे पास हो, तो किसके अंदर होंगे, चालक के अंदर बिल्कुल पास होंगे। सेमीकंडक्टर के अंदर थोड़ा दूर हो जाएंगे, और इंसुलेटर के दौरान इतने ज्यादा दूर होंगे कि इन दोनों के इलेक्ट्रॉन मूव करना पॉसिबल है। किसी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स जो धारा प्रवाह के सक्षम है वे क्या कहलाते हैं, धारा प्रवाह, संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता बताते हैं, धारा प्रवाह के लिए जो सक्षम है, क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन तो बंधा रहता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कंफ्यूजन पता है कहाँ होगी, इन दोनों ऑप्शनों में, इन दोनों ऑप्शनों में बड़ी कंफ्यूजन होती है। बंधक इलेक्ट्रॉन को छोड़िए एक बार, वो कह रहा है कि कब कोई करंट को जन्म देंगे, आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तो भाई लास्ट ऑर्बिट से, क्या बोलेंगे, लास्ट ऑर्बिट पर, ऑर्बिट से बंधे होते हैं, लास्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब सेल या कक्ष में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, मौजूद होते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही आपका क्या कहलाता है, विद्युत धारा कहलाता है। इलेक्ट्रॉन्स अगर आपके नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है तो धारा आपकी पॉजिटिव से नेगेटिव विपरीत दिशा में जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह होगा तभी तो आपकी धारा का प्रवाह होगा। जबकि संयोजी इलेक्ट्रॉन तो लास्ट ऑर्बिट में बने रहते हैं, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन जब मुक्त होकर उड़ार हो जाते हैं तब आपके क्या कहलाते हैं, तब आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जन्म होगा, यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। वो कह रहे हैं कि किसी परमाणु की कक्षा में वे इलेक्ट्रॉन जो धारा के प्रवाह में सक्षम है, तो धारा के प्रवाह के लिए योगदायी कौन से होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, या फिर क्या कहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन आपके धारा के प्रवाह में रोल प्ले करते हैं। और जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं लास्ट ओर। क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा मेरे ख्याल से 20 क्वेश्चन और बाकी बचे हैं, इनको हम नेक्स्ट क्लास में कर लें तो मेरे ख्याल से सही रहेगा, क्योंकि घंटे सवा घंटे की क्लास रहती है, और अगली ही क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे, किसको हम स्टार्ट कर देंगे भाई आपके। अच्छा वैसे देखा जाए ना तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जब आपको आता हुआ ना मिले, जैसे मैं कहूँ जल्दी जल्दी निपटा ही लेते हैं। धातु चालक में धारा के प्रवाह के निम्न में से कौन उत्तरदायी है, तो अभी अभी मैंने बताया कि धारा प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन्स उत्तरदायी है। धातु में से, धातु चालकों में से धारा प्रवाह के लिए कौन उत्तरदायी है, इलेक्ट्रॉन्स उत्तरदायी है। एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 29 है, 29 है परमाणु क्रमांक, वैसे तो अगर देखा जाए ना तो तुमको मैं लिखा के आया हूं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तोड़ेंगे 29 को, कैसे तोड़ेंगे, 2 8 18, 2 8 18, तो 10, बोलिए 10 और 18 28, तो लास्ट वाले में क्या आ गया, 1,
लास्ट वाले में एक आया है, इसका मतलब लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और वही संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि संयोजकता अगर आपकी 1 2 3 हो तो आपका वो क्या कहलाता है, तब आपका वो कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडक्टर, यानी कि आपका चालक कहलाता है। तो हमसे पूछा है 29 वाला कोई तत्व है तो क्या कहलाएगा, तो आपका कहलाएगा जी चालक। 1 2 3 की जगह 4 आ जाता तो अर्धचालक, 8 आ जाता तो कुचालक। नेक्स्ट क्या बोले, आवेशित परमाणु कहलाता है। आवेशित जिसमें आवेश हो वो क्या कहलाता है, अणु, आयन, नाभिक, न्यूट्रॉन, क्या कहलाएगा, आवेशित परमाणु जिसके अंदर आवेश हो वो क्या कहलाएगा। डीएमआरसी 2016 में मेंटेनर की पोस्ट पे आया हुआ है, बताइए जरा। तो जब मैं आपको चार्ज वाला चैप्टर अगला चैप्टर कराऊंगा ना, तो वहां एक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कि एक तो होता है जी धनायन, धन आयन, धनायन, वैसे आ नहीं आना चाहिए था, है ना, धनायन, धनायन। और एक होता है जी ऋणायन, क्या होता है, ऋणायन, ऋणायन। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं धनायन वो होता है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स का त्याग कर दे, और ऋणायन क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, तो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, कॉन्सेप्ट दोनों के अंदर निकल के आ रहा है आयन का। कौन सा कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, आयन का। तो हमसे पूछा है कि आवेशित परमाणु कहलाता है, तो हम क्या कहलाएंगे, आवेशित परमाणु आपका आयन कहलाता है। क्या कहलाता है, आयन। ये कॉन्सेप्ट आपको तब क्लियर होगा जब मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको करा रहा हूँ। वो कह रहा है कि अर्धचालकों में चालक बैंड में उपलब्ध होते हैं, अर्धचालकों में चालन बैंड में उपलब्ध होते हैं। क्या उपलब्ध होते हैं, कह रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्या रहते हैं, कुछ। सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो आपका कंडक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा अभी, कंडक्टर कहलाएगा, है ना। सारे के सारे आपके बैलेंस बॉन्ड, समझाया था ना आपको, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बैलेंस बॉन्ड से किसकी तरफ जंप कर जाए, कंडक्शन बैंड की तरफ जंप कर जाए तो वो आपका कंडक्टर होगा, और दोनों बॉन्ड के बीच में गैप भी बहुत कम होगा। अच्छा, कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो वो आपका क्या कहलाता है, इंसुलेटर कहलाता है। भाई कोई बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जंप ही ना कर पाया तो इंसुलेटर, और कुछ ही हो तो वो आपका क्या कहलाता है जी, आपका सेमी कंडक्टर यानी कि अर्धचालक कहलाता है। क्या कहलाता है, सेमी कंडक्टर यानी कि आपका अर्धचालक कहलाता है। कल कर लोगे तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको आता ना हो। नाभिक पर उपस्थित आवेश समतुल्य है, किसके समतुल्य है भाई, नाभिक के अंदर क्या होता है, आवेश की बात कर रहे हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कुछ होता ही नहीं, तो किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, नहीं, बाहर चक्कर लगाता है। प्रोटॉन का आवेश, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो नाभिक के अंदर होता है, बस ये आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश होता है, नहीं, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, और ये अपना आंसर हो नहीं सकता क्योंकि नाभिक के अंदर की बात कर रहे हैं। तो है ऐसी कोई चीज, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर ना पहले ही निचोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि निम्न में से किन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं होते, मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं होते जिसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा गैप है, इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं कर पाते, है ना। वहां पर आपके जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो मूवेबल स्टेज में होते ही नहीं, तो वो किसमें रहता है, किसमें रहता है, अभाव अचालक में रहता है। कुचालक मतलब जिसमें, कुचालक तो उष्मा के सेंस में बोलते हैं, अचालक बोलेंगे जिसमें से धारा का प्रभाव ना हो। तांबे का परमाणु क्रमांक 29 है, इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। मेरे ख्याल से कोई जोर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि तांबा आपका कंडक्टर के अंदर आता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 है और हम करके आए 1 आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा। अच्छा, बस ये एक याद कर लेना, यूरमेन, एक तो यूरेनियम का याद कर लेना, आया हुआ क्वेश्चन है, देख लीजिए, यूपीपीसीएल टीजीटी, मैंने कहा ना कुछ एक आपको स्पेशल याद करने हैं। तो यूरेनियम, एक तो यूरेनियम का याद कर लीजिए और एक लोहे का भी याद कर लीजिए। लोहे का जो परमाणु क्रमांक है, अच्छा पहले यूरेनियम का देखते हैं। यूरेनियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है जी 92। क्या बोलेंगे, 92। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। अब बात करते हैं जी लोहे की। लोहे का जो परमाणु क्रमांक है, एक और ध्यान रख लीजिए, आयरन का, वो है जी 26। बस ये इतने याद करने, इसके अलावा कोई याद नहीं करना। कौन कौन से आगे, कंडक्टर के बाद अंदर मैं बात करूं तो आपका कौन सा आया था, एल्यूमिनियम आया था, है ना, कॉपर आया था, एजी आया था, है ना, एजी आया था, और आपका क्या आया था, एक और आया था आपका कौन सा, एयू। ये तो हो गए कंडक्टर के। सेमीकंडक्टर के बात करूं तो कॉपर आया था, कॉपर के बाद करूं तो सिलिकॉन आया था, सिलिकॉन के बाद बात करूं तो जर्मेनियम का याद आया। दो एक्स्ट्रा और बता दिए, एक लोहे का 26 और एक यूरेनियम का, यूरेनियम का 92। ये जो है ना, इनको याद कर लेना, इससे बाहर जाने की आपकी जरूरत। ये जो है, इसके अलावा मैंने कोई क्वेश्चन आज तक नहीं देखा। ये तो है कंडक्टर के, ये है जी सेमीकंडक्टर के। ये 2 3 बॉक्स है ना, अगर मेरे को कोई दिखा तो ये और भर दूंगा, बाकी इतने से बात बन जाए। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है,
प्रोटॉन एवं प्रोटॉन को निकट लाने पर, अच्छा दो प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, सेम चार्ज आर रिपल्जन टू ईदर, एक दूसरे से दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे तो किस चीज का विरोध करेंगे, वो अपनी फिक्स पोजीशन का विरोध करेंगे। भाई मैंने उसको देखा, उसने मेरे को देखा और हम दोनों के अंदर कट्टर दुश्मनी है, हो गया हट यार, चल जा, मैं अपने रास्ते वो इतने रास्ते। यानी कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, तो समझ गए होगे तुम। स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि कब होती है, जब हम अपनी स्थिति को चेंज करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। गतिज ऊर्जा में वृद्धि कब होगी, जब हम अपनी अपनी पोजीशन को स्टेबल करते हैं। जैसे गतिज ऊर्जा कब होती है, जब हम कोई बहुत ऊंचे बांध पे पानी को स्टोर कर लेते हैं, तब जब बांध को खोलेंगे तभी वो ऊपर जाके स्टोर है, रुका हुआ है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि कर दी हमने, अब वो क्या करेगा, पानी को जब बांध को खोलेंगे तो बहुत तेज गति से नीचे की तरफ आएगा, तब है। लेकिन वो पहले क्या है, पहले वो फिक्स है। तो प्रोटॉन और प्रोटॉन, दो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज के हैं, निकट लाने पर दोनों अपने क्या थे, दोनों अपनी किसके दूर भागेंगे, दूर भागेंगे तो स्थिति, लेकिन दूर भागने से पहले क्या है, रुके हुए हैं, तो दूर भागेंगे तो स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी, स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। अच्छा इस कॉन्सेप्ट को परेशान मत होना, इसको हम डिटेल से करेंगे, लेकिन ये अपने बस यहाँ प्रोटॉन प्रोटॉन का आया तो इस वजह से मैंने यहाँ बता भी दिया आपको। तो ठीक है भाई, ज्यादा लंबी क्लास नहीं रखते हैं, बाकी बचे हुए 9 क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करना, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको आता हुआ ना मिले, इन क्वेश्चनों को आप खुद से ट्राई करना। आवर्त सारणी वाली आपको क्लास अगर आपने देखी होगी तो मेरे ख्याल से आप 1 सेकंड में बता सकते हो, ठीक है। स्थापित करते हैं, जब हमने किसी भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, एक गोल्डन फिल्म पत्री ली थी, गोल्डन फिल्म एक्सपेरिमेंट या फिर अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉड्यूल लिया था उन्होंने। उन्होंने क्या किया था, अल्फा कणों की बौछार करवाई थी, क्योंकि अल्फा कण है ना, वो धन आवेशित अल्फा कण होते हैं, उनकी बौछार करवाई थी इन्होंने किसके ऊपर, एक सोने की पन्नी पर। तो उसने देखा कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन से ना किनारे से निकल गए, कोई एक इलेक्ट्रॉन बीच में गया और उतनी स्पीड से वापस आ गया। तो उन्होंने कहा कि भाई किसी भी एटम के बीच में जाना नाभिक होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और अल्फा कण भी पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकर्ण विद्युत क्षेत्र द्वारा प्रस्तापित किया जाता है, तो अल्फा कण, अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार के कण होते हैं। तो ये क्वेश्चन वो बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। क्लोरीन का आ गया जैसे यहाँ दे रखा है, जिन्होंने अपनी क्लास को अटेंड किया हो। तांबे में परमाणु में बाहरीतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉपर का बताना है, मैंने बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया है, बार बार मैंने लिखा भी है। प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन का व्यास कितना अधिक होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, वहां 10 की पावर -15, वहां 10 की पावर -18, 3 का फर्क आ गया, तो कितने गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कह रहा है कि एक तटस्थ परमाणु में होता है, तटस्थ परमाणु में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। लास्ट क्वेश्चन क्या आता है कि अल्कोक्स में के एल में कितने होते हैं, 8, 8 अपना आंसर हो जाएगा। तो कोई ऐसा कोई क्वेश्चन, वे परमाणु जिसके बाहरी कक्षा में बिल्कुल भरा हो वे क्या कहलाते हैं, रासायनिक रूप से मजबूत, रासायनिक रूप से निष्कर्षे, निष्क्रिय रूप से कमजोर, या रासायनिक रूप से निष्कर्षे। तो ये सारे क्वेश्चन वो बच्चे बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पा रहे होंगे जिन्होंने अपनी क्लास को अटेंड किया है। तो होप सो एटम नामक टॉपिक को आप अच्छे से कवर कर चुके होंगे। अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अवयव से संबंधित मैं आपको कराऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। क्लास कैसी थी आपकी राय जरूर दीजिए, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताना, और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर करना जो आपके साथ कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिसकी बाहरी कक्षा पूरी भरी हो मतलब लास्ट वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ना तो किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे ना तोड़ेंगे, तो आप समझ गए होंगे क्या हो जाएंगे, रासायनिक रूप से निष्क्रिय हो जाएंगे। बाय बाय, टेक केयर।